ये 3 एडवाइस आपकी देवेन भाई, हमेशा की तरह बेहतरीन, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी बाज़ार में कोई परेशानी होती है तो ज़्यादातर हम लोग आप ही को फ़ोन करते हैं, और ये आपकी बड़ी बड़प्पन है कि आप हमेशा वो फ़ोन उठाते हैं और एडवाइस देते हैं। धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो इस समय आप देखिए बाजार की चाल पे एक बार फिर से हम लौट कर आते हैं। 11,260 के लेवल अब आपके सामने आ रहे हैं, और एक स्टॉक जहां पे बहुत जोर से दबाव बढ़ता हुआ दिखा है वो है एसबीआई। करीबन 2% का एक डाउन स्विंग यहाँ पे जुड़ता हुआ 305 के नीचे अब ये स्टॉक आपको फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप ये कहें कि सोमवार की सबसे बड़ी अहम चीज़ क्या रहने वाली है तो वो एसबीआई कार्ड का इशू होगा, लेकिन जाहिर है कि जब बिकवाली हो रही है तमाम दिग्गजों में तो एसबीआई भी उसका अपवाद नहीं है। किरण, इसके चार्ट पे आप नजर डालें, क्या देखते हैं आप एसबीआई में? देखो 300 का लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और ये भी एक बात मैंने कल के सत्र में भी कही थी कि 330 एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उधर बहुत बड़े कॉल राइटर्स बैठे थे, और सभी को मालूम था कि सोमवार से ये आईपीओ आने वाला है एसबीआई कार्ड्स का। तो बहुत लॉन्ग रिकमेंडेशंस हुए थे, वो ट्रैप हो चुके हैं और इधर से वापस नीचे आता नजर आ गया है कल और आज। मेरा मानना है कि ये 300 के लेवल टूटने नहीं चाहिए और सोमवार को एक बाउंस बैक देखने को मिल जानी चाहिए। अगर 300 होल्ड करता है, जहां पे करीबन 38 लाख की पोजीशन पुट राइटर्स खड़े हैं, मेरा मानना है कि ये काफी बड़ी पोजीशन है, तो इधर से एक बाउंस बैक लाजमी है। पर जो मार्केट कंडीशन है उसमें लॉन्ग पोजीशन लेने की हिम्मत नहीं है, ये सही बात है। एसबीआई कार्ड के इश्यू पर जरूर नजर रहेगी, और राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ अब जुड़ते हुए कोलकाता से। राजेश जी, आपके क्लाइंट्स के उत्साह में क्या कोई कमी दिख रही है बाजार का मूड देखते हुए, या वैसा ही उत्साह है, वैसी तैयारी है, वैसी एप्लीकेशन डालेंगे एसबीआई कार्ड के लिए? नहीं, बिल्कुल डालेंगे। मुझे आश्चर्य हो रहा है जिस तरीके का उत्साह एसबीआई कार्ड्स को लेकर के बना हुआ है पिछले मैं कहूँगा 3-4-6 महीने से, जिस तरीके के लोग उत्सुकता पूर्वक इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ, बट ये मुझे 2008 की याद दिलाता है, जब रिलायंस पावर के लिए लोग इस तरीके के इंतज़ार किया करते थे और इतनी उत्सुकता थी। आई फुली डाउट कि वैसा असर नहीं होगा इसका, क्योंकि कंपनी अच्छी है, अभी भी प्रॉफिट में है। हालांकि वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 60-65 की पी बैठ जाएगी आफ्टर द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन मार्केट इज टेकिंग फॉर लिस्टिंग। बट स्टिल मैं समझता हूं कि एक बहुत ही उम्दा इशू है, और सबसे बड़ी बात है कि कार्ड्स डिवीजन में सबसे पहला इशू है, और कोई कार्ड लिस्टेड प्लेयर न होने के कारण से एपेटाइट बहुत हाई है, न केवल रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बल्कि एचएनआई और बड़े तबकों की तरफ से भी। तो इस वजह से इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और हमारी ये राय हमारे क्लाइंटों को भी दी हुई है कि इसमें सब्सक्राइब का ही उन्हें रिकमेंडेशन दिया हुआ है। बिल्कुल। ये आर पावर के साथ कंपैरिजन जो होता है उससे मुझे थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि देखिए वो आर पावर जो इशू था उसमें सारे प्लान्स थे और उस प्लान की फंडिंग की जा रही थी इक्विटी के जरिए। यहाँ पर मोटे तौर पे ये ऑफर ऑफ सेल है जो इनके प्रोमोटर्स की ओर से आ रहा है, और यहाँ पर बिजनेस आपके सामने तैयार खड़ा है और बहुत ही कामयाब और अच्छा बिजनेस है। तो 60 के पी की बात मेरे ख्याल से 1000-1100 के तक के जो वैल्यू की बात की जा रही है लिस्टिंग के बाद उसके लिए है, लेकिन जो 750 का आपका ऑफर प्राइस है वो यूनिक बिजनेस के हिसाब से मेरे ख्याल से इतना महंगा भी नहीं है। पर हाँ, ये जो आप बाजार में अगर यूफोरिया देख रहे होते तो आपका हौसला ज्यादा बुलंद होता, लेकिन अगर आपको इस तरह के बाजार में कोई ऐसा स्टॉक खरीदना है जिस पर आप 10 साल तक बने रहना चाहें, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एसबीआई कार्ड का शेयर होगा तो मैं 10 साल के लिए उसको रखूंगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की स्टोरी भारत में भी शुरू हुई है। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से 2 बातें नोटिस करने वाली ये हैं कि इस गिरावट पे और एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ पर दोनों में कोई मेल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो वो लिस्ट नहीं हुआ अभी, और ये जो लंबी अवधि के लिए आईपीओ निवेशक हैं उनके लिए फायदा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट नीचे गिर रहा है और कम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी लगाने की और मिलने की ज्यादा हो जाती है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे बिल्कुल ध्यान ना दें, आईपीओ की तरफ ध्यान दें और उसमें इन्वेस्ट करें। जब लिस्टिंग होगी और प्रीमियम पे होगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस मौके को जाने ना दें। तो ये तो राय हुई आपके लिए एसबीआई कार्ड्स के लिए। हमारे साथ जय ठक्कर साहब जुड़े हुए हैं और उनसे फिलहाल 2:35 का ट्रेड लेंगे कि बचे हुए 55 मिनट में बाजार में क्या करना चाहिए। ठक्कर साहब बताइए, क्या राय है आपकी?
श्योर शैलेंद्र जी, बिकवाली की सलाह है डेफिनेटली, और वो स्टॉक है बैंकिंग में से कोटक बैंक, जो काफी समय से बहुत ही स्ट्रांग था, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हिसाब से ये स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया है, कंफर्मेशन दिया है कि लो टॉप स्लो वॉल्यूम, लो टॉप स्लो बॉटम हमें देखने मिल रहा है। और अगर आप पिछले 4-5 दिनों का वॉल्यूम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने मिला है। डेफिनेटली इसको शॉर्ट करना चाहिए 1570 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1660 का। 1660 पे स्टॉप लगाकर आपको शॉर्ट करने की राय इस समय मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक पे। और देखिए बाजार की गिरावट में ये स्टॉक जो दरअसल नए हाईज बना रहा था पिछले हफ्ते तक, 1740 के हाई से आज आपको 110 रुपए नीचे मिल रहा है सिर्फ 5 या 6 सेशन के अंदर। तो ये जो गिरावट अब हम मजबूत शेयरों में देख रहे हैं, जैसे आज आपने बजाज फाइनेंस में देखा, ये शेयर भी लगातार हाईज की ओर था और अब यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक थे एशियन पेंट्स जैसे, HUL पे नजर डालिए, आज के बाजार में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि लीडर्स में अब गिरावट आ रही है। अभी तक जो कमजोर शेयर्स थे उनकी आप ज्यादा पिटाई देखते थे, लेकिन आज आप लीडर्स में गिरावट देख रहे हैं, तो ये एक कॉल उसके चलते आपके सामने फिलहाल निकल कर आती हुई। और अगर आप देखें पिछले कुछ मिनटों के अंदर और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर हम मूवमेंट देख रहे हैं, टेक महिंद्रा पे नजर होनी चाहिए आपकी, जहां तकरीबन 1.5% के आसपास की गिरावट और बढ़ती हुई इस समय मुझे दिखाई दे रही है। और इस चार्ट पर अगर आप नजर डालें, श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, इस पर हम अगर देखें तो दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है कैश मार्केट के अंदर फिलहाल। क्या कॉल देते हैं आप? प्रदीप जी देखिए, इसमें जो फॉर्मेशन बना है वो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो शायद ये ज़्यादा यूरोप से कनेक्टेड है और यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी बड़ी बिकवाली हमें देखने मिल रही है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पूरे IT सेक्टर में काफ़ी बड़ा प्रेशर आया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो मुझे लगता है कि IT स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा सेलिंग बना हुआ है, इन्फोसिस, TCS, इंक्लूडिंग HCL टेक एंड टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा। तो करंट लेवल्स पे इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई जाके बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। बट ये यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है कि जैसे लाइक स्टेट बैंक हो या तो बजाज फाइनेंस है, इनमें हमें यकीनन बाय करना चाहिए बिकॉज ये सब डोमेस्टिक स्टोरीज है और जहाँ पे भी मार्केट रुके मुझे लगता है उसके बाद जो सबसे पहले जो अच्छा बाउंस बैक अगर आएगा तो इन्हीं स्टॉक्स में आएगा। तो IT स्टॉक से थोड़ा दूर रहे। फार्मा ऑलरेडी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन में है, तो ये जो डिफेंसिव जो हम लोग ऑलवेज पकड़ते हैं कि एक डिफेंसिव सेक्टर है, इन दोनों में राइट नाउ इन्वेस्ट ना करें। FMCG अच्छा है और जो अच्छे करेक्शन आएंगे जिसमें उसमें हम बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ये फिलहाल बाजार की चाल देख रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अब अभी आप HUL देख रहे थे, ITC पे नज़र डालिए। इसने करीब 4 साल के अपने जो नए लोज आज छुए वहाँ से एक बाउंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारी राय हमेशा ये होती है कि जब भी ITC में बाउंस दिखे तो ITC की जगह गॉडफ्रे फिलिप्स ले लीजिए। आपकी राय क्या होगी बताइए श्रीकांत जी? प्रदीप जी, थोड़ा मैं चार्ट्स जो देखता हूँ और जो मैं एक्सटेंशंस फॉलो करता हूँ और वेव थियरी, उसके बेसिस पे इसका भाव आना चाहिए था, उसका रेट आना चाहिए था 190 के करीब का, और वो आ चुका है। तो अब जब ये आ चुका है तो यहाँ से एक अच्छी हमें ITC की बात करें आप, तो ITC की बात कर रहा हूँ, फिर गॉडफ्रे पे आते हैं। ठीक है, मैं ITC की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस क्वालिटी बाय हो सकता है इस लेवल पे, और इसमें अगर रिबाउंड मिलता है तो हमें रिबाउंड मुझे लगता है कम से कम 10 से 15% का रिबाउंड मिल सकता है। और ये जो लोज आया है वो केओटिक सिचुएशन में आया है। हमेशा अगर कोई लो अगर केओटिक सिचुएशन में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कमिंस इंडिया अगर आप देखेंगे तो जब इसने 400 के लेवल्स छुए थे या 450-60 के लेवल्स छुए थे, तब इसमें काफ़ी सारे निगेटिव न्यूज़ फ्लो थे, शायद मैनेजमेंट ने कमेंट्री कुछ खराब दी थी, बट तब उस लेवल पे कमिंस इंडिया ने अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को हिट कर लिया था। उसके बाद हमने उसमें 20% की रिकवरी देखी। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ITC ने काफ़ी अच्छा एक करेक्शन किया है। अब यहाँ से इसमें रिकवरी बनेगी, बाय कीजिए। मुझे लगता है 190 का या 190 के करीब का फाइनल स्टॉप लॉस रखें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और इसे कंटिन्यू करें। ओके, तो 190 के टारगेट आपने कहा आपके हिसाब से जो आ रहे थे, शायद जो एक पैटर्न यहाँ पे बना है जिसके हिसाब से आप ये कह रहे होंगे। डायरेक्टर साहब, अगर आप मेरे चार्ट इस समय स्क्रीन पे ला सकें, देखिए स्टॉक में जो गिरावट आई थी अप्रैल 2019 से लेकर के उस वक्त इसका भाव था तकरीबन 310 रुपए। तो 310 से ये गिरा 235 तक, उसके बाद फिर बाउंस आया और ये वापस पहुंचा 266 तक, और एग्जैक्टली उतनी ही गिरावट फिर वहां से आई है। अगर आप 190 पर आते हुए देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये एक गिरावट रिकवरी और फिर दूसरी गिरावट अगर उतनी ही आती है तो ये
टेक्निकल टारगेट्स बनते हैं इसमें, जिसके वजह से जहां से ये इस समय बाउंस दे रहा है तो एक आपको मौका दिखता है। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप क्योंकि वो स्टॉक ज़्यादा स्ट्रांग है Yes. और वहाँ पे आपको नए हाइज बनते हुए जल्दी नजर आते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट जो भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उन्हें तो फोकस करना ही है। साथ ही साथ अगर वो स्टॉक्स करेक्शन पे अगर अवेलेबल है तो और भी अच्छी बात है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1420-1450 के करीब ये ट्रेड कर रहा था स्टॉक और अभी 1060-70 के करीब आ चुका था। Yes. शायद आज थोड़ा रिकवर हुआ है अभी, बट 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये बाउंस कर रहा है सर आज। उस लेवल से भी टर्न हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट इसे लेना चाहिए बिकॉज अगर आईटीसी चलेगा, सी ऑलरेडी गॉडफ्रे फिलिप तो चल ही रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बिकॉज गॉडफ्रे फिलिप चल रहा है तो आईटीसी गिर रहा है, ऐसा भी नहीं था। तो ये दोनों पैरेलल भी चल सकते हैं और उसमें वापस एक बार हमें आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है गॉडफ्रे फिलिप में। तो गॉडफ्रे फिलिप भी करंट लेवल से बाय करके चले 1100 हम 40 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़े वाइड स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है, लेकिन इसमें जो पुल बैक आएगा वो 1330 रुपये तक आ सकता है। चलिए, फिलहाल आपको चर्चा हुई दो सिगरेट स्टॉक्स की, गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी। डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक पर नज़र डालते हैं। गिरावट ज़रा और तेज़ होती है और यूएस एफडीए से फॉर्म 483 जो कि एक बहुत डरावना फॉर्म है इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए, वहाँ से उनके पास एक जो चिट्ठी आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 आपत्तियाँ जारी हुई हैं। स्टॉक प्राइस पर नज़र डालते हैं और अगर कोई ऐसी पोजिशनिंग ऐसी दिखती है आपको श्रीकांत जी कि यहाँ पे कोई ट्रेड लिया जा सके बिल्कुल ही मजबूरी में, हालांकि किसी भी तरीके की कोई ज़बरदस्ती नहीं है ट्रेड देने की, लेकिन कुछ आपको ऐसा लगे इस परेशानी के बाद कि उसमें कुछ फेरबदल होता हुआ दिख रहा है, तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन बन के आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कि इसमें एक लगातार बिकवाली बनी है और इसने कोई भी लेवल को कोई भी सपोर्ट नहीं लिया है किसी भी लेवल का। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक 2880 या 2890 के लेवल्स को भी छू सकता है। करंट लेवल 2950 के हैं, लेकिन स्टेबिलिटी दिखाने के बाद ही लेना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे अभी पिछले दिनों में जो एक औरोबिंदो फार्मा और फार्मा कंपनीज में जो एक एपिसोड बना है यूएस एफडीए का, उसके बाद मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी अलर्ट हो गया है और इसमें जो एक स्पेसिफिक बाइंग आ रही थी वो अभी जा चुकी है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अवॉइड करें, लेट द स्टेबिलिटी कम, कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन बने उसके बाद बाय कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज की जो बच्चों पुली यूनिट है वहाँ पर 2 आपको ऑब्जर्वेशंस मिली हैं यूएस एफडीए द्वारा, जो कि फॉर्म 483 द्वारा बताई गई हैं। लगातार 6 या 7 दिन से ये स्टॉक करेक्ट करे जा रहा है। फिलहाल दिन का न्यूनतम लेवल 2937 आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ रेन इंडस्ट्रीज़ के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। ये कंपनी स्विंग करी है लॉस से प्रॉफिट की तरफ और फिलहाल आपके सामने ये स्टॉक कुछ ऐसे चुनिंदा शेयर्स में से जो हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। रेन इंडस्ट्रीज 104 रुपये 40 पैसे। श्रीकांत जी, कुछ राय आपकी? वैसे रेन इंडस्ट्रीज, ग्राफाइट और एचईजी, इन तीनों में हम बाइंग फ्लोज देख रहे हैं और बार बार कभी भी अगर ये अच्छे करेक्शंस पे आते हैं तो उनमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिलती है। वैसे करंट लेवल्स अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन से इसी लेवल्स के आसपास था ये और आज के दिन में भी गिरा नहीं है। तो इसमें भी एक खरीदारी की राय रहेगी। 104-105 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 110-112 के लेवल्स को शायद आज के दिन में भी छू सकता है और वॉल्यूम्स काफ़ी अभी बढ़ गए ब्रेकआउट के साथ साथ। तो करंट लेवल से इसे बाय करें और हमें स्टॉप लॉस रखना है इसमें 101 रुपये का। चलिए, फिलहाल आपके सामने 12 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे रेन इंडस्ट्रीज़ में और ये स्टॉक फिलहाल जो इसने मुनाफा दिखाया है लॉस से, आपके सामने 110 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा है और इससे पहले 140 का लॉस था। ये स्टॉक शानदार तरीके से इस मायूस बाजार में आपको हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और जैसा कि आपको प्राइस टारगेट्स मिले हैं, साथ ही साथ इसकी 200 डीएमए जो है वो भी टूट चुकी है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में, मतलब नीचे से ऊपर ये स्टॉक जा रहा है। तो कम ऐसे स्टॉक्स हैं आज के सत्र में जहां पर आपको ये हरा निशान आता हुआ दिखेगा और क्योंकि ये नतीजों के बाद आया है तो ये और तारीफ काबिल। बिल्कुल, और 2 सेक्टर्स जिन पे हम काफ़ी सारे स्टॉक्स देख रहे हैं इन दिनों, सीमेंट और केमिकल, उन दोनों के बीच में ये एक स्ट्रैडल करने वाली कंपनी है। तो इसके दोनों ही रॉकेट्स काम कर सकते हैं इनके लिए, ऐसी उम्मीद तो बाजार में आप फिलहाल ये परफॉर्मेंस आते हुए देख रहे हैं। इसी वजह से एक दिग्गज स्टॉक जिस पर मेरी नज़र इस समय पड़ रही है वो है एक्सिस बैंक और आप इस पर नज़र डालिए। डायरेक्टर साहब, इसका चार्ट भी इस समय जो मेरी स्क्रीन पर है आप दिखा सकते हैं। एक्सिस में आज करीबन 8% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दिया है और ये स्टॉक अगर आप देखें तो गिरा था करीबन 760 के लेवल से और आज इसने 700 रुपये पे लो बनाया है। और ये एक इंटरेस्टिंग आप पैटर्न देखते हैं, इसमें एक रेंज है 700 से लेकर के 760-65 की, जिसके बीच में ये घूमता रहता है। लोअर बैंड पे है, हो सकता है कि ब्रेकडाउन
हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो। आपको आज आपके चार्ट्स और अगर आप ऑप्शन वगैरह भी देखते हैं, क्या संकेत है? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट इसकी एक रेंज बनी थी और पिछली बार जब ये इसी रेंज के करीब आया था 695-700 के करीब, तब वहाँ से इसमें काफ़ी अच्छी एक बढ़त देखने मिली थी और उसी बेसिस पे मुझे लग रहा था कि शायद ये स्टॉक ब्रेकआउट करके और चल सकता है, लेकिन ये ऊपरी रेंज में वापस जाके अटक गया था। तो प्रदीप जी, अभी मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक अपनी रेंज को ना तोड़ दे 695 के लेवल से, अगर उस लेवल्स के नीचे अगर बंद आता है तो उसमें एक शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं। करंट लेवल से अगर आप पुट लेने जाते हो तो वो काफ़ी महंगे मिलेंगे बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी डाउन है। तो शायद यहाँ से एक रिबाउंड मिले, उस रिबाउंड में हम पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं या तो कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। तो थोड़ा और रुकना चाहिए, ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। चलिए, फिलहाल आपके सामने ये राय मिल रही है एक्सिस बैंक पर। चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिलहाल हरे निशान में हैं और मैं क्योंकि डिलीवरी पैटर्न्स थोड़ा बहुत देखता हूं, तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस पर ध्यान दीजिए श्रीकांत जी। आप ये देखिए कि यहाँ पर कल के मुकाबले जो डिलीवरी पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखा रहे हैं और फिलहाल बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में हैं, उनमें ये स्टॉक लगभग 2.7% ऊपर है। कम से कम पोजीशनिंग के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है। सुबह से हम इस स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं, बताइए आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे हमने एक अच्छी शानदार रैली देखी थी। 950 के करीब ये ट्रेड कर रहा था और वहाँ से 1350 के करीब गया था कुछ 15-20 दिनों में। तो अभी ये उसका करेक्शन है और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ अगर पोजिशनल व्यू अगर कोई ट्रेडर्स रखते रहेंगे तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। करंट लेवल्स पे बाय करें या तो थोड़ा और नीचे बाय कर सकते हैं 1200 रुपये तक मैक्सिमम, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है 1150 का। इसने ऑलरेडी प्रीवियस मूव में एक अच्छा ब्रेकआउट किया है टेक्निकल, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक वापस 1350 के लेवल्स को क्रॉस करके 1400-1420 के लेवल्स को भी दिखा सकता है। और ये ऐसे पैनिक में ही ऐसे जो शानदार रैली करते हैं स्टॉक शैल जी, वही अवेलेबल होते हैं और तभी एक वक्त होता है कि जब हम इसे बाय कर सकते हैं। तो 1200 से लेकर 1215 के रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है, बाय करें 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस पे। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुझे जो एक स्टॉक पे काफ़ी या एक सेगमेंट पे दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है वो है सरकारी बैंकों का। और यहाँ पर अगर आप इस समय नज़र डालेंगे, मिसाल के तौर पे यूनियन बैंक पे प्रेशर अब आपको और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ खैर IDBI पे तो प्रेशर बनता ही है, SBI भी बहुत मुश्किलें पेश कर रहा है। अभी हम प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक पे भी नज़र डाल रहे थे। ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स पे दबाव बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें 29,300 के लेवल के नीचे फिसल कर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। किरण जी, बैंकिंग स्टॉक्स में क्या आप ट्रेड देख रहे हैं इस समय, खासतौर पे जो वायदा कारोबार के एक्टिव स्टॉक्स हैं अगर उन पर नजर डालें? दिग्गज ICICI बैंक भी देखिए 500 का लेवल तोड़कर अब नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दिक्कत की बात है, 500 का लेवल बहुत ही मायने रखता है ICICI बैंक का, क्योंकि पिछला जो पैनिक बॉटम था वो था करीबन 501 का और आज अभी हम 500 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं और एक बार के लिए हमने इंट्राडे में इसके लेवल्स भी ब्रीच किए, 495 के लेवल्स भी टेस्ट किए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि 500 लेवल्स बहुत ही अहमियत वाले लेवल्स है, इस पे ध्यान देना चाहिए। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी मुझे थोड़ा सा वीक ही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से HDFC बैंक में भी एक अच्छी खासी गैप के साथ नीचे खुला और उधर ही कंसल्ट कर रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। इसका भी स्विंग लो करीबन 1180 के करीब था, हम अभी भी 1180 का ही पे ट्रेड कर रहे हैं, तो लोज पे क्लोजिंग होना ये अच्छी बात नहीं है। अगर वापस एक बार गैप से खुलेंगे तो ये सब लेवल्स वायलेट होके फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक की अपने बात की, करीबन 6 महीने का रेंज अपने सही पहचाना 700-760 का, तो ये रेंज है। ये अगर रेंजेस होल्ड करते हैं तभी एक आपको अगले हफ्ते डिमांड देखने को मिलेगी, पर सोमवार का ओपनिंग बहुत क्रूशियल है आगे के दायरे के लिए। चलिए, ये राय आपको एक्सिस बैंक और ICICI बैंक दोनों पर मिल रही है, जहां पर बिकवाली फिलहाल हावी होती हुई दिख रही है। हफ्ते का और महीने का अंत है। फ़िलहाल ऑटो डेटा आएगा आपके सामने, हालांकि जिस हिसाब से आप कमज़ोरी देख रहे हैं फ्रंट लाइन स्टॉक्स पर, आपको ज़रूर दिक्कत होगी ये सब देखने में। लेकिन सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि फंडामेंटल बातें करेंगे इन स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आप कुछ मूवमेंट देखें इस डेटा को आते वक्त देखते हुए वीकेंड पे या मंडे को।
देखिए सुमित जी बताइए क्या है आपके पास? कुछ नंबर्स तो शायद मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिए हैं, इतनी खराब स्थिति शेयरों की हो चुकी है, तो शायद थोड़ा सा साइन अपसाइड पे आता हुआ दिखाई पड़े, अपटिक दिखाई पड़े। खैर पहले आकलन देख लेते हैं। जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मंथों मंथ बेसिस पे जो नंबर है वो थोड़े से सबड्यूड रहेंगे, बहुत ज्यादा साइन ऑफ रिवाइवल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर ब्रोकरेज मान रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन के साइन आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो YOY बेसिस पे नंबर्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। कंपनीज ने ये भी बात की कि प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि चाइना से जो ऑटो एंसिलरी है वो पूरी तरह से आ नहीं पा रहे, तो उसका एक इंपैक्ट है जिसको टीवीएस ने मेंशन भी किया है। 10% के आसपास उन्होंने अपने प्रोडक्शन पे इंपैक्ट की बात भी कही है। पैसेंजर वाहनों में जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 7% के आसपास का एक डिक्लाइन YOY बेसिस पे देखने को मिल सकता है। ये टू व्हीलर्स में 20% है और कमर्शियल व्हीकल में 37% के आसपास का डिक्लाइन है। तो मेजरली सबसे बड़ा जो एक फॉल की उम्मीद आप लगाएं वो जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहां पर है, फिर आएगा टू व्हीलर्स में और फिर आएगा पैसेंजर व्हीकल में। तो लीस्ट इंपैक्टेड जो है वो पैसेंजर व्हीकल सालाना आधार पर हो सकते हैं। एक ही करके सभी नंबर देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं अशोक लेलैंड के साथ। इनके कमर्शियल व्हीकल के जो नंबर्स हैं उसमें करीब 40% के आसपास के डिक्लाइन की उम्मीद लगाई जा रही है। 11,000 यूनिट्स की एक बिक्री का अनुमान है 18,245 के मुकाबले। ये साल दर साल आंकड़ा है जिसमें 40% डिक्लाइन रहेगा। सीक्वेंशियली नंबर फ्लैट रहेगा। बजाज ऑटो ये टू व्हीलर में है इसलिए इतना मेजर इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा आप आंकड़ा देखिए करीब करीब 3,93,000 के सामने 3,82,000 का ये आंकड़ा होगा। तो फ्लैट टू नेगेटिव है। तो अगर यहाँ कोई भी इंप्रूवमेंट आता है इससे तो मार्केट शायद उसको पॉजिटिवली ले सकता है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल स्पेस से और टू व्हीलर स्पेस से आइशर, इसके ऊपर अगर नजर डालेंगे तो आइशर के केस में जो रॉयल एनफील्ड का नंबर है वो बढ़कर आ सकता है, ऐसे का अनुमान लगाया जा रहा है। 68,950 के आसपास का यूनिट का ये आंकड़ा रह सकता है, जो कि 69,000 के सामने है। तो फ्लैटिश नोट पे ही ये नंबर आएगा। और वॉल्वो आइशर मोलस फ्लैट टू नेगेटिव बेस पर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी करेक्ट हो चुका है और साल के मल्टीपल ईयर लोज के आसपास शेयर का कामकाज कर रहा है। 19% डिक्लाइन की बात है। 5 लाख यूनिट के आसपास हीरो मोटोकॉर्प बेच सकती है, ऐसे एक आंकलन ब्रोकरेज हाउसेस लगा रहे हैं, जो कि 6,17,000 यूनिट के सामने होगा। मारुति के केस में भी शेयर ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्काउंट कर चुका है और जो नंबर है वो YOY बेसिस पे बेहतर साइड पे बोले जा रहे हैं। करीब 1,48,000 यूनिट बेच सकता है मारुति। 1,50,000 के आसपास का आंकड़ा ये भी रहेगा। तो मोर और लेस यहाँ पर नंबर थोड़ा सा बेटर साइड पे मारुति का आ सकता है। इसके अलावा M&M फ्लैट टू नेगेटिव कमर्शियल व्हीकल स्पेस भी है, इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहने का अनुमान है। 20% के आसपास डिक्लाइन 44,600 यूनिट के आसपास रहेगा। और टाटा मोटर्स और TVS, स्पेशली टाटा मोटर्स केस में कहना मुश्किल है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन TVS ने यह बात साफ की है कि उन पे प्रेशर रहेगा। करीब 2.5 लाख यूनिट के आसपास वो बेच सकते हैं 3 लाख के सामने। तो टू व्हीलर में कम प्रेशर, पैसेंजर व्हीकल में सबसे कम और कमर्शियल व्हीकल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। चलिए सुमित जी, बहुत शानदार आपने आंकड़े दिए और काश की बाजार इसको इस तरीके से समझता जिस हिसाब से आपने मेहनत से और दिल लगा के आंकड़े दिए। फिलहाल तो अगर आप ऑटो स्पेस देखें और ऑटो एंसिलरी स्पेस देखें खासकर, तो सबसे ज़्यादा बिकवाली आपको यहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं और ग्लोबल डिमांड जो है वो बिल्कुल यूँ समझिए कि ध्वस्त होती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स को ही देख लीजिए, 9% नीचे है। हर तरीके की जो पॉसिबली दिक्कत हो सकती थी स्टॉक के लिए वो इसके रडार पर है और फिलहाल आप देखिए कि क्या मजबूरी आपको आती हुई दिख रही है। फिर भी क्योंकि हम एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक चैनल हैं तो इसमें से भी कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं, बहुत अरसे से चार्ट्स देख रहे हैं और वो आपको ये बताएंगे कि इस गिरावट में भी जहाँ पर इतना गहरा लाल निशान है पूरी स्पेस पे, उनको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो स्टॉक कौन सा लगता है, ताकि जब रिवर्सल हो और आपके पास पेन और पेपर हो तो आप ये नाम लिख लें और वहाँ पर आप एक लंबी अवधि के लिए पोजीशन ले सकते हैं। श्रीकांत जी, भार आपके कंधों पे है। सर बिल्कुल, इनफैक्ट वैसे देखा जाए तो ऑटो सेक्टर काफ़ी डरावना सा हो गया है जी, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स है कि जिनमें हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी और काफ़ी एक बड़ी रैली देखी थी, जैसे कि लाइक एस्कॉट्स जो 550-600 के करीब ट्रेड कर रहा था और लगातार बढ़ते बढ़ते ये 900 रुपये के करीब गया था और अभी जब मार्केट में दिक्कतें आ गई है तो ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अदरवाइज़ इस स्टॉक में इतनी बड़ी करेक्शन हमने देखी नहीं थी, तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी थी। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये 780-790 के रेंज में ये स्टॉक आ चुका है। शायद ऐसे हो सकता है कि अगर और मार्केट में वीकनेस दिखाई दे तो ये 750 के करीब भी देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक की जिसे हम लेके काम कर सकते हैं और इसमें हमें एक वापस अच्छी एक बाउंस बैक रैली या तो एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है जो वापस इस स्टॉक को 880 या शायद
870 के लेवल्स के करीब करीब लेके जा सकती है। तो ये भी स्टॉक अच्छा है और साथ ही साथ मुझे लगता है एक फोर्स मोटर है जी। यहाँ पे भी अच्छा करेक्शन हुआ है और इसके भी करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये स्टॉक चल सकता है। तो फोर्स मोटर और एस्कॉर्ट्स ये दो स्टॉक स्ट्रांग है, इन्हें आप रडार पे रखिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलूँगा शैल जी कि जो हीरो मोटर्स ने जो एंटायर रैली की थी जी 1995 से लेकर अभी तक 2018-19 तक, उसका जो एक 50% करेक्शन लेवल होता है जी वो आ चुका है। अच्छा, तो 2050 के करीब वो लेवल आ चुका है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसे बड़े करेक्शंस के बाद स्टॉक में कुछ ना कुछ रिवाइवल आता है, या तो शायद जितने भी बैड रीज़न होते हैं वो डिस्काउंट हो जाते हैं। तो शायद स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है और इसे हमें क्लोजली देखना चाहिए कि इसके नंबर्स कैसे आते हैं। चलिए 3 स्टॉक्स पर नजर रखिए। श्रीकांत जी ने एक बहुत अच्छी आपको राय दी है एस्कॉर्ट्स पर, जहां पर पूरी दुनिया खरीदना चाहती थी एक हफ्ता पहले और अब पूरी दुनिया निकलना चाहती है स्टॉक से। तो आप इसको गहराई में देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको राय मिली फोर्स मोटर्स की, जहां पर लगभग पीक से आपको 50% करेक्शन आता हुआ दिख चुका है। और हीरो मोटर्स जहां पर बहुत लंबी अवधि चार्ट्स पर श्रीकांत जी ये कह रहे हैं कि वहां पर आपको एक ठीक ठाक करेक्शन होता जा चुका है। तो मे द फोर्स बी विद हीरो मोटर्स एंड एस्कॉर्ट्स। बिल्कुल ग्रेट। लेकिन इस वक्त तो जो सारा का सारा फोर्स है वो बंदड़ियों के साथ है। तो आप देखिए दिन के लोज आपको 11,233 के जो थे वो टूटते हुए दिखेंगे। अब 11,213 का लेवल आपके सामने आ रहा है निफ्टी में, और इसका भी पूरा का पूरा श्रेय जो है वो डाउ को जाता है। डाउ फ्यूचर्स 580 अंक नीचे अब आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। दिन के हाई से दरअसल 700-750 अंकों का नुकसान आपने देखा है। और डाउ इस कदर वोलेटाइल होता है इन दिनों, जिस रफ्तार से चलता है उसको प्रेडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है। एक स्टॉक जिस पर हालांकि आपकी नज़र होनी चाहिए वो है इंटरग्लोब या इंडिगो, जहां पर एक शॉर्ट की कॉल चल रही है लगातार, क्योंकि सबसे बड़ा पहला असर आप ट्रैवल पे आते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में इस सेक्टर के लिए बुरी खबर, और इस स्टॉक के लिए ऐसे भी दिक्कतें जो हैं उनका दौर कभी खत्म होता नहीं। दिन के लोज से बाउंस दिखा रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट की पोजीशंस बनी हुई हैं आज सुबह की या और पहले की, क्योंकि इस पर हम लगातार मंदी का कॉल ले रहे हैं, अब क्या करेंगे आप, कैसे ट्रेल करेंगे इसको? प्रदीप जी, इसने एक टेक्निकल करेक्शन जो हुआ है वो काफ़ी सीवियर है, क्योंकि जो इसके इम्पॉर्टेंट लोज बने थे 1270-1280 के करीब के, उसे इसने काफ़ी कन्विंसिंगली आज तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें गिरावट तो और बनेगी आने वाले दिनों में, चूँकि ये ऑलरेडी गिर चुका है और एक इम्पॉर्टेंट रेंज ब्रेक होने के बाद एक जो विजिबल रेंज होती है, अगर उसे ब्रेक कर लेता है मार्केट तो उसमें काफ़ी शॉर्टिंग बढ़ जाती है और वो शॉर्टिंग में शॉर्ट कवरिंग भी आ जाती है। तो मुझे लगता है ये उसी का एक ट्रेंड दिख रहा है हमें, बट करंट लेवल से भी मुझे लगता है इसे शॉर्ट करके चले। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे कुछ 1330 रुपये के करीब का। मुझे लगता है वापस इसमें एक फॉलोअप सेलिंग आ सकती है। तो एक बार ज़रा प्रदीप जी निफ्टी पर दोबारा नज़र डालेंगे। मेरे ख्याल से 11,200 का जो लेवल है वो फिलहाल रिस्क पर है। किरण जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो अपनी राय दीजिए। फिलहाल 423 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी दिखेगा 11,205 पर, और ये अब एक और नया दिन का लो है। किरण जी, चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है? देखिए शैल जी, जो निफ्टी पे मैंने बात की थी वही दोहराऊंगा कि मुझे तो और गहराई देखने को मिलनी चाहिए, ऐसा ही मेरा मानना है। और 10,800 के इर्द गिर्द आपको बेस बनता नजर आ जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अभी भी सेलिंग खत्म नहीं हुई है और लोग जो अभी भी ट्रैप है वो पैनिक करके इन लेवल्स पे अपने लॉन्ग पोजीशन छोड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी भी कोई लॉन्ग पोजीशन लेने की जल्दबाजी ना करे, अभी भी रुकना चाहिए। मेरा मानना है कि मंडे को वापस एक बार एक डाउन गैप खुलेगा और 11,000 10,800 के लेवल्स आपको अगले हफ्ते आते नजर आ जाने चाहिए। चलिए, जैसा कि आपको प्रदीप जी सुबह के सत्र में बता ही रहे थे और 1 घंटा पहले भी, कि जो डाउ में वॉलेटिलिटी है वो आपको और बढ़ती हुई दिख रही है और अब फ्यूचर्स 600 पॉइंट नीचे हैं डाउ पर। और अगर आप एशियन मार्केट्स